मल्टिपल युजर्स यूज करत असतील, जसं तुमच्या ऐवजी दुसऱ्या कोणाला सुद्धा हा युजर आयडी दिलेला असेल, तर त्या केसमध्ये हा इश्यू येऊ शकतो तुम्हाला. किंवा सेम सर्व्हर मध्ये सुद्धा वेगवेगळे लोक काम करत असतील, तर दुसऱ्या युजर आयडीने सुद्धा हे पर्टिक्युलर ओपन असेल, त्या केसमध्ये सुद्धा एरर येतो. अशा केसमध्ये काय करायचं, 2-3 मिनिट थांबायचं. जर दुसरं कोणी कॉन्फिग करत असेल तर त्यांचं होऊन जातं तेवढ्या वेळामध्ये. जर नाही झालं तर SM12 नावाचा एक कोड आहे, त्याच्यामध्ये तो एरर मध्ये युजर आयडी येणार तुम्हाला, तो युजर आयडी त्याच्यामध्ये टाकायचा, हा युजर आयडी. या केसमध्ये सेम युजर आयडी, त्यामुळे मला इथे बाय डिफॉल्ट आलेला आहे. पण वेगळा जर असेल तर तो युजर आयडी टाकायचा, एंटर प्रेस करायचा. एंटर प्रेस केल्यानंतर टेबल येणार, इथे सिलेक्ट ऑल आणि डिलीट. येस. तर हे केल्यानंतर काय होतं की जर ज्या तुमच्या एंट्रीज लॉक झालेल्या आहेत त्या अनलॉक होतात. ओके ओके. आणि अजून एक होतं की आपण जेव्हा काहीतरी नवीन एंट्री करतो किंवा नवीन ग्रुप तयार करायचा असतो, ग्रुप इन द सेन्स असं सेल्स ऑर्गनायझेशन क्रिएट करायचे कंपनी कोड, तर आपण एकदा न्यू एंट्री म्हणून असं ऑप्शन असतं आणि एक कॉपी म्हणून असतं, तर दोन मध्ये काय फरक आहे सर? जसं याच्यामध्ये जर आहे हे डिफाईन सेल्स ऑर्गनायझेशन आणि कॉपी डिलीट चेक सेल्स ऑर्गनायझेशन, तर याच्यामध्ये काय असतं की याच्यामध्ये जर तुम्ही कॉपी करताय तर पूर्ण जो समोरचा डेटा आहे, म्हणजे याला जो असाइनमेंट केलेला आहे तो सगळा डेटा ऑटोमॅटिक कॉपी होतो. जसं नंबर रेंज असतील कुठल्या किंवा ज्या काही नेक्स्ट असाइनमेंट केलेले आहेत ते सगळे असाइनमेंट ऑटोमॅटिक कॉपी होतात. पण जेव्हा आपण इथे क्रिएट करतो याच्यामध्ये या ऑप्शन मध्ये, तर ते असाइनमेंट कॉपी होत नाही त्याच्यामध्ये. जसं फॉर एक्झाम्पल इथे कॉपी करतो आपण, तर एखाद्या दुसऱ्या डेटाला रेफर करून पूर्ण डेटा, म्हणजे जो काही समोरचा डेटा आहे तो सगळा डेटा आपण कॉपी करतो. तसंच सेम केस मध्ये जर तुम्हाला तो पर्टिक्युलर डॉक्युमेंट म्हणजे पर्टिक्युलर सेल्स ऑर्गनायझेशन आहे तेवढाच डिलीट करायचं असेल तर तुम्ही त्या पहिल्या ऑप्शन मधून करू शकता. पण विथ असाइनमेंट, म्हणजे त्याला जेवढ्या काही असाइनमेंट आहेत त्या सगळ्या असाइनमेंट डिलीट करायचे असतील तुम्हाला, तर त्यासाठी हे डिलीटचं ऑप्शन तुम्हाला येईल. याच्या व्यतिरिक्त कुठला क्वेश्चन? आणि मला ते विचारायचं होतं की ऑलवेज सेल्स ऑर्गनायझेशन नंबर आणि अजून एक जो नंबर आहे तो आपला सेम आहे, तर तो इट शुड बी सेम की आपण सेम टाकलाय? कंपनी कोड नंबर आणि सेल्स ऑर्गनायझेशन नंबर नेहमी सेम असतो की आपण तो वेगळा वेगळा पण टाकू शकतो? वेगळाही करू शकतो, सेमही ठेवू शकतो. दॅट इज नॉट, म्हणजे असं काही नाही की सेमच असायला पाहिजे. वेगळं पण बरेचदा काय असतं की एखादी मोठी कंपनी आहे, म्हणजे असं ग्रुप ऑफ कंपनी आहे, जसं महिंद्रा आहे किंवा बजाज आहे, तर त्यावेळेस काय त्या केसमध्ये काय असतं की डिफरंट कंपनी कोड असतात एका कंपनीमध्ये. तर प्रत्येक कंपनी कोड, समजा माझा एक कंपनी कोड आहे आणि त्याचं सेल्स ऑर्गनायझेशन आहे, तर जसं मी आता सध्या जे काम करतो, मी अदानी ग्रुपसाठी काम करतो, तर अदानी मध्ये एक सर्व्हर आहे, तर एका सर्व्हर मध्ये जवळपास 20 कंपनी कोड आहेत त्यांचे. तर प्रत्येक कंपनी कोडचं सेल्स ऑर्ग वेगवेगळं आहे. तर ते काय करतात की सेम कंपनी कोड आणि सेम सेल्स ऑर्ग हा पॅटर्न युज करतात. आणि बऱ्याच कंपन्या, म्हणजे आतापर्यंत मी जेवढ्या कंपन्यांमध्ये काम केलं तिथे प्रत्येक ठिकाणी हाच पॅटर्न युज करतात. कारण काय होतं की आपल्याला आयडेंटिफाय करायला, आणि जर एकच कंपनी आहे आणि एकच म्हणजे त्याच्यामध्ये सेल्स ऑर्ग वेगवेगळे आहेत, तर या केसमध्ये काय असतं की तो एक कंपनी कोड बनवून ठेवू शकतात आणि मल्टिपल सेल्स ऑर्ग मग त्याला नाव देऊ शकतो त्या केसमध्ये. तर ते कंपनी टू कंपनी डिफर करतं. पण मोस्ट ऑफ द केसेस मध्ये काय असतं की अशी कुठलीच कंपनी नाही की जिचा एकच कंपनी कोड आहे. कारण जेव्हा एसीपी एखादी कंपनी घेते तर त्या कंपनीचे मल्टिपल बिझनेस असतात आणि त्यांचं टर्नओव्हर पण जास्त असतं, तर त्या केसमध्ये त्या कंपनीकडे मल्टिपल कंपनी कोड असतात.
ओके ओके. थँक्यू सर. आणि डिस्ट्रीब्युशन चॅनल डिव्हिजन आपण कॉमन यूज करू शकतो, कारण इथे तुम्ही जर बघत असाल तर तुम्हाला बरेच डिस्ट्रीब्युशन चॅनल डिव्हिजन दिसत. पण जेव्हा तुम्ही लाईव्ह बघणार तर तेव्हा मोस्ट ऑफ द 3-4 डिस्ट्रीब्युशन चॅनल असतील, 4 किंवा 5 असतील, आणि डिव्हिजन सुद्धा 4-5च असणार. कारण हे कसं असतं, डिस्ट्रीब्युशन म्हणजे कशा थ्रू तुम्ही डिस्ट्रीब्युट करताय, म्हणजे कोणत्या वेनी मटेरियल तुम्ही सेल करताय, आणि डिव्हिजन म्हणजे तुमचं जे काही प्रोडक्ट आहे, कारण एका कंपनीचे मल्टिपल 4-5 वेगवेगळे प्रोडक्टचे डिव्हिजन असू शकतात, तर तेवढे तुम्हाला डिव्हिजन बघायला मिळतील. ओके सर. ठीक आहे, तर आपण आता इन्क्वायरी कोटेशन बघितलं होतं लास्ट लेक्चर मध्ये. आपण आज सेल्स ऑर्डर बघणार आहे. तर सेल्स ऑर्डर ची डॉक्युमेंट टाईप आहे, इट इज OR, अँड वी नीड टू क्रिएट दिस डॉक्युमेंट टाईप. तर टी कोड आहे त्यासाठी QV8, so we can directly go into the create document type, maintain sales order document type, and also we can go with menu path. Menu path is SPRO, reference implementation guide, sales and distribution, sales, sales document header, and under the sales document header you have defined sales document type. So we can go from both way. The message enough. Price block. Then position, order type OR. So this is our standard order type. You can double click here, or you can select and click on details button. So sales order type is OR. This is description. Sales document category will be C. माझा आवाज क्लिअर येतोय तुम्हाला सर्वांना? येस सर. So there are different sales document categories. A is for inquiry, B is for quotation, C is for order. So when we are using standard sales order, so all standard sales order, the document category will be C. If there is inquiry and quotation, there will be A, B. If there is scheduling agreement, contract, return, credit note, debit note, there will be different document categories. So we will see later on all these document categories in next lectures. So now we will see about order. So this is for standard sales order. Then this is the number range. This is an internal number range, and this is the external number range 0 to. And this is the item increment. So when we create sales order with PA01 transaction code, PA01, the order type is OR, sales organization SD01, distribution channel DM, division 0. So here a standard order, you can enter the number range. If the number range is external, then you can enter the number range manually. If the number range is internal, number range will be automatically copied from SAP. So in this case, you have both options. You can maintain internal number range, or you can maintain external number range. Both options are available. So if you want to see what is the number for this number range,
So I need to go here, define number range for sales document type, intervals. So this is the 01. 01 is the internal number and external is 02. So if I want to check the current number of this number range, so I need to go in table SE16N. टेबल में जाने के बाद PBAK ये इनपुट, ये सॉरी टेबल डालना है यहाँ पर सेल्स डॉक्यूमेंट। तो ये नंबर से स्टार्ट होगा एंड एंड नंबर विल दिस। तो ये दोनों के बीच में कितना डॉक्यूमेंट्स बना है मेरा, उसका लिस्ट मिलेगा मुझे। 09 डॉक्यूमेंट्स आर क्रिएटेड। तो इसमें से जो लास्ट नंबर होगा यहाँ पर सेलेक्ट करके मुझे सॉर्ट इन डिसेंडिंग ऑर्डर, तो डिसेंडिंग ऑर्डर में लास्ट नंबर मुझे मिल जाएगा। सो 91 इज द लास्ट नंबर। सो यहाँ पर मैं 92 ऐड कर सकता हूँ। अगर मुझे एक्सटर्नल नंबर यहाँ पर देना है, यहाँ पर मैं 96 92 नंबर से एक्सटर्नल यानी सेल्स ऑर्डर क्रिएट कर सकता हूँ। बट अगर इंटरनल नंबर ऑटोमेटिक अगर आएगा, यहाँ पर आएगा 13984 ये नंबर आएगा। अभी हम दोनों भी चेक करते, तो यहाँ पर एक्सटर्नल नंबर डाल देते हैं। यहाँ पर आएगा सोल्ड टू पार्टी, तो सोल्ड टू पार्टी में हमारा कस्टमर मटेरियल क्वांटिटी डॉक्यूमेंट इज कंप्लीटेड एंड सेव। तो यहाँ पर अलग नंबर आ गया एक्सटर्नल नंबर रेंज का। एंड अभी हम क्या करते हैं कि सेम इंटरनल नंबर रेंज के साथ, तो इंटरनल में नंबर मुझे ऐड की जरूरत नहीं, सिस्टम मुझे बाय डिफॉल्ट नंबर देगा। तो रियल टाइम में क्या होता है कि दोनों एक साथ यूज नहीं करते, बिकॉज क्या होता है कि नंबर का कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है। वैसे तो सेल्स ऑर्डर में कोई प्रॉब्लम नहीं आता है, नंबर रेंज कॉन्फ्लिक्ट हो भी जाए तो, बट जब इनवॉइस आप करोगे तो इनवॉइस में आपको वैसे तो ऑप्शन भी नहीं मिलेगा। इनवॉइसिंग में एक ही ऑप्शन मिलता है नंबर रेंज का, वो भी एक्सटर्नल या इंटरनल जो भी आपको ऐड करना है उसके लिए। एंटर, चेक इन कंप्लीशन लॉग, डॉक्यूमेंट इज कंप्लीट, सेव। यहाँ पर जो नंबर मिला है 84 नंबर, तो यहाँ पर कौन सा था 83 था, तो आपको लास्ट वाला नंबर मिला। अगर इसको आप रिफ्रेश कर दोगे फिर से अंदर जाके, यहाँ पर ये 84 आ गया। तो अभी नेक्स्ट नंबर होगा आपका 85। तो ये नंबर सिस्टम में टेबल में अपडेट होता है। आइटम इंक्रीमेंट, तो आइटम इंक्रीमेंट यानी जब भी हम कोई सेल्स ऑर्डर बनाते हैं वहां पे मटेरियल नंबर आएगा। मटेरियल नंबर फर्स्ट मटेरियल के लिए आइटम नंबर 10, अगर आपने सेकंड मटेरियल डाल दिया, सेम हो डिफरेंट हो मटेरियल नंबर, तो सेम लेते हैं। यहाँ पर आइटम नंबर 20 आ गया। ये इंक्रीमेंटल 10 20 30 ऐसे बढ़ते जाएगा। अगर आपका कस्टमर का आपके क्लाइंट का अगर रिक्वायरमेंट 1 2 3 से स्टार्ट चाहिए, तो यहाँ पर आप 1 कर सकते हो और ये 1 2 3 से स्टार्ट होगा। बट ये सब आइटम इंक्रीमेंटल यहाँ पे आपको 1 आप नहीं डाल सकते। अगर 1 डालोगे तो ये अगर आपका कोई सब आइटम है, यानी अगर फ्री ऑफ चार्ज वाला प्रोसेस है, तो फ्री ऑफ चार्ज वाली प्रोसेस में क्या होता है, यहाँ पर अगर 10 है तो वो 10 के बाद 11 हो जाता है। तो अभी क्या होगा आपका 10 20 30, यहाँ पे 10 होने की वजह से इंक्रीमेंट चल रहा है। अगर यहाँ पर 110 ऐड कर दोगे तो 1000 2000 ऐसे चलेगा। तो भी 1100 कर देते हैं। नया सेल्स ऑर्डर बना के सिलेक्शन यहाँ पर आइटम नंबर 100 आ गया। तो नेक्स्ट जो होगा हमारा 200 होगा, ऐसे चेंज होता है। बट 10 इज स्टैंडर्ड, हम यही रखें। और सब आइटम जो होता है, जैसे मैंने बोला कि 2 3 केस होते हैं, जैसे फ्री ऑफ चार्ज मटेरियल,
तो फ्री में मटेरियल अगर आपका सेल होगा तो वो केस में आपका ये 10 होता है और जो फ्री वाला होगा वो 11 होगा। जैसे यहाँ पे आप अभी देख रहे हो 10 20 ऐसा सीरीज चलता है, तो 10 के बाद जो भी 11 होगा फ्री वाला होगा वो 11 से आएगा, 20 से नहीं आएगा। रेफरेंस मैंडेटरी, रेफरेंस मैंडेटरी में आपको मल्टीपल ऑप्शंस मिलेंगे, जैसे ब्लैंक मींस नो रेफरेंस रिक्वायर्ड, A is for with reference to inquiry, with reference to quotation, with reference to sales order, scheduling agreement। तो ये रेफरेंस मैंडेटरी आपका काम कब करेगा? अगर आपका कॉपी कंट्रोल मेंटेन है, सिर्फ वही केस में रेफरेंस मैंडेटरी आपका काम करता है। तो रेफरेंस मैंडेटरी यानी अगर आपको कोई डॉक्यूमेंट के रेफरेंस से आप नया डॉक्यूमेंट बना रहे हो, जैसे हमने लास्ट एक डॉक्यूमेंट बनाया था इंक्वायरी का, तो ये इंक्वायरी बनाया था हमने, इंक्वायरी कोटेशन। तो इंक्वायरी के रेफरेंस से हमने कोटेशन क्रिएट किया, कोटेशन से रेफरेंस से हमने सेल्स ऑर्डर क्रिएट किया था। सेल्स ऑर्डर डेट विथ रेफरेंस, यहाँ पर कोटेशन, ये कोटेशन था। अब ये फुल्ली कॉपीड है तो फिर से कॉपी नहीं होगा डेटा, अपन नंबर प्लस इंक्वायरी एंड कोटेशन देखा था ना हमने लास्ट लेक्चर में। इंक्वायरी कोटेशन देखा ही नहीं है, हमने क्रिएट ही नहीं किया है। सर आपने पहिल्या लेक्चरला तुम्ही सांगितलं होतं की हा आपला पार्ट नाही म्हणून. ओके, मग तुम्ही तो स्किप केला होता तो पार्ट. पहिला जे चॅनल आहे ना ऑर्डर पर्यंतचा तो सगळा पार्ट. इंक्वायरी आणि कोटेशन स्किप केला होता का? O2C चं 12 होत ना, ऑर्डर टू कॅश पर्यंत जे पार्ट होता ना पहिला हा ऑप्शनल सांगितलं होतं तुम्हाला, बट स्किप नाही. आपल्याला फक्त O2C ऑप्शनल म्हणजे order to आपल्याला cash. याच्यासाठी कंपनीमध्ये ऑप्शनल असणार हे हा, मला हे करावं तर लागणारच आहे प्रोसेस. FI मॉडेल आहे असं तुम्ही सांगून त्याला. नाही ऍक्च्युली मे बी असं कन्फ्युजन झाले की मला वाटलं तुम्हाला दुसऱ्या बॅचला ते शिकवलेलं आहे. ठीक आहे, नाही ते पहिल्याच क्लासला तुम्ही ते स्किप केलं. नाही हे तर मी फक्त तुम्हाला एक इन्फॉर्मेशन साठी सांगितलं होतं. हे O2C सायकल काय असते याच्यासाठी तुला पण इथे बघणार होतं हे डॉक्युमेंट टाइप इन्क्वायरी आणि मी डायरेक्ट ऑर्डर वरती मूव्ह झालो. तर ठीक आहे, ऍक्च्युली काय असतं हे ऑर्डर टाइप डॉक्युमेंट टाइप जे आपण बघितले आता ऑर्डर साठी, सेम डॉक्युमेंट टाइप असते इन्क्वायरी आणि कोटेशन साठी सुद्धा. त्यामध्ये डिफाईन डॉक्युमेंट टाइप IN जी असते ती असते इन्क्वायरी साठी आणि QT फॉर कोटेशन. IN इथे SD डॉक्युमेंट कॅटेगरी असणार A इज फॉर इन्क्वायरी, B इज फॉर कोटेशन. सो याच्यामध्ये सुद्धा नंबर रेंज असणार डिफरंट टाइपच्या. बट याच्यामध्ये काय आहे की आपण याच्या रेफरन्सनी डिलिव्हरी आणि बिलिंग करत नाही, तर तुम्हाला डिलिव्हरी आणि बिलिंग जसं की शिपिंग आणि बिलिंग हा पार्ट ब्लँक दिसणार. शेड्युलिंग अग्रीमेंट वगैरे हा पार्ट तर ब्लँकच असतो. बट जेव्हा आपण सेल्स ऑर्डर चे डॉक्युमेंट टाइप बघतो, OR बघतो, तर OR मध्ये मोस्ट ऑफ द डेटा फिल केलेला असतो. या केसमध्ये तुम्हाला सगळा डेटा ब्लँक दिसणार. याच्यामध्ये आपण काय करतो की ही डॉक्युमेंट क्रिएट करून इन्क्वायरी क्रिएट करतो, इन्क्वायरीच्या रेफरन्सनी कोटेशन जनरेट करतो आणि कोटेशनच्या रेफरन्सनी सेल्स ऑर्डर क्रिएट करतो. तर फर्स्ट डॉक्युमेंट राहील आपलं इन्क्वायरी,
तर याच्यासाठी ट्रान्झॅक्शन कोड असेल आपल्या इन्क्वायरीसाठी VA11, VA12 आणि VA13. तर VA11 इज टू क्रिएट इन्क्वायरी, 12 इज फॉर चेंज अँड 13 इज फॉर डिस्प्ले. इन्क्वायरी मध्ये आयटम कॅटेगरी असणार AFN. आपण अगोदर आता सेल्स ऑर्डरच्या ऐवजी सेल्स ऑर्डर तर आपण बघितलेलीच आहे, इन्क्वायरी क्रिएशन बघू. तर तिकडे VA11 टी कोडने सुद्धा तुम्ही क्रिएट करू शकता, और यू कॅन क्रिएट विथ लॉजिस्टिक एक्झिक्युशन, सेल्स अँड डिस्ट्रीब्युशन, सेल्स, इन्क्वायरी अँड क्रिएट. तर इन्क्वायरी टाइप IN, माझे सेल्स और डिस्ट्रीब्युशन चॅनल डिव्हिजन. एंटर प्रेस करणार. हा एरर आला. एरर का आला? बिकॉज माझा हा जो IN इन्क्वायरी टाइप आणि QT चा जो कोटेशन टाइप आहे, तर आता इथे मी कोटेशन साठी जर घेतलं तरी सुद्धा सेम एरर येईल. तर या केस मध्ये मला काय करावं लागणार, असाइन सेल्स एरिया टू सेल्स डॉक्युमेंट टाइप हे कॉन्फिग करणं मॅन्डेटरी. तर याच्यामध्ये असाइन सेल्स ऑर्डर टाइप परमिटेड फॉर सेल्स एरिया. तो इथे सेल्स ऑफ SD01, डिस्ट्रीब्युशन चॅनल DM, डिव्हिजन 0. त्याच्यामध्ये आपली असाइनमेंट जर आपण टिक केली तर फक्त OR साठी असणार. तर इथे आपल्याला सेम कॉपी करून किंवा न्यू एंट्रीज दोन्ही आपण ऑप्शन यूज करू शकतो. कॉपी करून जर केलं तर हा डेटा आपल्याला परत ऍड करण्याची गरज नाही, तेवढा वेळ आपला वाचतो. आणि जर न्यू एंट्री केली तर पूर्ण डेटा आपल्याला परत फिल करावा लागतो. तर असा हा जर मेसेज आला, वॉर्निंग मेसेज हा, तर याला एंटर प्रेस करून तुम्ही इग्नोर करू शकता. तिथे SD01, डिस्ट्रीब्युशन चॅनल DM, डिव्हिजन 02 आणि सेल्स डॉक्युमेंट टाइप IN. IN इज इन्क्वायरी. तर इन्क्वायरी क्रिएट करण्यासाठी माझी ही डॉक्युमेंट टाइप इथे माझ्या सेल्स एरियाला असाइन असणं आवश्यक आहे. तसंच सेम मला जर कोटेशन क्रिएट करायचं असेल, कोटेशन साठी सुद्धा माझी कोटेशनची टाइप मेंटेन असणं गरजेचं आहे. तर मी कोटेशनची टाइप टाकणार Q2. सेव्ह. या दोन्ही डॉक्युमेंट टाइप माझ्या असाइन झालेल्या आहेत. तर आता हा एरर माझा चालला जाणार. ऑर्डर टाइप IN has not been defined to sales area SD01 DM and 02. Interface केल्यानंतर एरर गेला. Sold to party means customer, material number, quantity 10. त्याच्यामध्ये इन्क्वायरी आणि कोटेशन या दोन्ही केस मध्ये आपल्याला व्हॅलिडिटी डेट टाकावी लागते. तर व्हॅलिड फ्रॉम आणि व्हॅलिड टू टाकणार आपण. So quotation is valid for 5 days. Delete, check in completion log, document is complete. त्याच्यामध्ये आयटम कॅटेगरी ही चेंज असणार तुमची. आयटम कॅटेगरी इज AFN. तर आपल्याला सेल्स डॉक्युमेंट टाइप आणि आयटम कॅटेगरी डिटर्मिनेशन हा तुमचा नेक्स्ट पार्ट असेल. तर आपण आता सध्या जे बघतोय हे IN इज फॉर सेल्स डॉक्युमेंट टाइप, किंवा तुम्ही QT बघणार आपण नेक्स्ट. OR हे ऑर्डर टाइप असणार. तर ऑल दीज आर द डॉक्युमेंट टाइप्स. आपण हा जो काही पार्ट बघतोय जसं सेल्स डॉक्युमेंट हेडर, हा पूर्ण हेडरचा पार्ट असेल. आणि नेक्स्ट जो पार्ट असेल आपला तो असेल सेल्स डॉक्युमेंट आयटम. म्हणजे आयटम लेवलला जे काही डॉक्युमेंट टाइप असणार, जसं की AFN ही असेल इन्क्वायरी साठी, AGN is for quotation, and TAN is for sales order. तर डिफरंट टाइपच्या
आयटम कॅटेगरीज असतात आणि त्याची असाइनमेंट आपल्याला इथे करावी लागते. तर आता आपण काय करणार, इन्क्वायरी सेव्ह करणार. झाली माझी इन्क्वायरी. इन्क्वायरीच्या रेफरन्सनी डिलिव्हरी किंवा बिलिंग हे डॉक्युमेंट बनत नाही. इन्क्वायरीच्या रेफरन्सनी बनतो माझं कोटेशन. कोटेशन साठी डॉक्युमेंट टाईप असणार QT. सेल्स डॉक्युमेंट हेडर, डिफाईन डॉक्युमेंट टाईप, पोझिशन मध्ये QT. तर इथे सेल्स डॉक्युमेंट कॅटेगरी चेंज झाली आहे तुमची. सेल्स डॉक्युमेंट कॅटेगरी B, quotation. Number range will also change. You can keep same number range सुद्धा ठेवू शकता, डिफरंट सुद्धा घेऊ शकता. नंबर रेंज इन्क्रीमेंट, रेफरन्स मॅन्डेटरी ची गरज नाही. प्रोबॅबिलिटी 70%. आता प्रोबॅबिलिटी SAP ने डिफाईन केलेली आहे. तर इन्क्वायरी असेल तर इन्क्वायरी कोटेशन मध्ये कन्वर्ट किती पर्सेंट मध्ये होऊ शकते, जसं इथे पर्सेंटेज 30% आहे आणि कोटेशन तुमचं सेल्स ऑर्डर मध्ये कन्वर्ट होण्याचं पर्सेंटेज असतं 70%. तर हे SAP ने डिफॉल्ट दिलेलं आहे. आणि सेल्स ऑर्डर मध्ये जर तुम्ही पर्सेंटेज बघितलं, जसं OR मध्ये जाऊन जर बघितलं पर्सेंटेज, तर इथे 100%. कारण ऑर्डर आलेली आहे तुमची, 100% तुमची प्रोबॅबिलिटी आहेच, म्हणजे ही ऑर्डर तुम्ही डिलिव्हरच करणार. तर ते तुमच्या कंपनीवर डिपेंड आहे की तुमच्याकडे मटेरियल अवेलेबिलिटी आहे नाही, तुम्ही ती ऑर्डर रिजेक्ट करणार. बट कस्टमर कडून तर तुम्हाला 100% ही ऑर्डर आलेलीच आहे, म्हणजे द लीड इज जनरेटेड. रेफरन्स मॅन्डेटरी, चेक डिव्हिजन. चेक डिव्हिजन मीन्स तुम्ही जेव्हा तुमची हेडर लेवलची जी डिव्हिजन असते, तर ती डिव्हिजन तुमच्या कस्टमरच्या डिव्हिजन सोबत चेक केल्या जाते. आणि दिस इज द आयटम डिव्हिजन. तर तुमची हेडरची जी डिव्हिजन आहे, दॅट विल बी चेक विथ युअर आयटम. जेव्हा तुम्ही सेल्स ऑर्डर किंवा कोटेशन किंवा सेल्स डॉक्युमेंट कुठलेही क्रिएट करता, तर डिव्हिजन तुमच्या 3 ठिकाणी असतात. फर्स्ट हिअर, इथे तुम्ही डिव्हिजन टाकता जी तुम्ही इनपुट देताय. देन सेकंड, सेम डिव्हिजन तुमच्या विथ रेफरन्स टू युअर कस्टमर, तुमच्या कस्टमरच्या रेफरन्सनी इथे येणार. जर कस्टमरची डिव्हिजन आणि तुम्ही इनपुट मध्ये दिलेली डिव्हिजन जर डिफरंट असेल, दॅट विल चेक बाय दिस. त्याच्यामध्ये चेक डिव्हिजन तुम्ही जर एरर दिला, तर आता इथे काय तुम्ही सेम डिव्हिजन घेतलेली, त्याच्यामुळे तुम्हाला एरर नाही येणार. बट इथे 02 च्या ऐवजी जर वेगळी डिव्हिजन घेतली,
V821. Quotation type येणार sales organization SG01, distribution channel DM, division 0. तर तुम्ही जर कोटेशनच्या रेफरन्सनी सॉरी इन्क्वायरीच्या रेफरन्सनी कोटेशन बनवणार असाल यू कॅन क्लिक हिअर क्रिएट विथ रेफरन्स आणि इथे इन्क्वायरीच्या रेफरन्सनी कोटेशन बनवताय. सो इन दिस केस रेफरन्स इज नॉट मॅन्डेटरी, म्हणजे असं मॅन्डेटरी नाही की तुम्हाला इन्क्वायरीच्या रेफरन्सनीच कोटेशन बनवायचंय. बट तुम्ही जर रेफरन्स मॅन्डेटरी ठेवला तर तुम्हाला इथे एरर मेसेज येतो, म्हणजे तुम्हाला इन्क्वायरीच्या रेफरन्सनीच कोटेशन बनवावं लागतं. कोटेशन मध्ये रेफरन्स मॅन्डेटरी ही जर फील्ड तुम्ही मॅन्डेटरी ठेवली जसं विथ रेफरन्स टू इन्क्वायरी अँड सेव्ह ते बॅक सिलेक्शन 821 एंटर. इथे तुम्हाला ही स्क्रीन आली बाय डिफॉल्ट, कुठेही क्लिक न करता 821 एंटर. तर इथे तुम्हाला मॅन्डेटरी आहे की इन्क्वायरी नंबर इथे टाकणं मॅन्डेटरी. हा जर नंबर नाही टाकला तर तुम्ही पुढे जाऊ शकत नाही. तुम्हाला पण सेम इश्यू येतोय का याच्यामध्ये लॉग इन मध्ये? हा इश्यू मला दुपारी जास्त वेळ आला होता प्रॅक्टिस मध्ये. कारण काहीतरी नेटवर्कचा इश्यू आहे हा, सिस्टम रिलेटेड. नेटवर्क नाही, मला त्यांनी नंतर होम म्हणून दुसरा ऍड्रेस दिला मला त्यांनी. होम आपल्याकडे दोन सर्व्हर होते, आकुर्डी आणि करीमनगर. त्यांनी होम म्हणून तिसरं सर्व्हर मला दिलं त्यावेळी दुपारी. तिसरं दिलंय का? ओके ओके. कारण बऱ्याच याच्या अगोदर मला सेम एरर नाही आला हा, की आज जास्त प्रॉब्लेम आहे नेटवर्क रिलेटेड. आम्हाला आज दिवसभर प्रॉब्लेम येत होता, दुपारी नंतर त्यांनी मला चेंज करून दिला. ओके ओके. V821 पॉसिबल नाही. इथे इन्क्वायरी नंबर टाकणं आपल्याला मॅन्डेटरी आहे, कारण आपण तिथे इन्क्वायरी मॅन्डेटरी केलेलं आहे. असं नेट चेंज चेक करून बघ.
inquiry number and copy and created new quotation with reference to inquiry. So all data is copied from inquiry to quotation. Now we will check incompleteness log. Quotation validity date is required. We will maintain validity date. Same. Quotation भी हमारा सेव हो गया with reference to inquiry. इसका आइटम कैटेगरी होता है AGN, स्टैंडर्ड आइटम कैटेगरी ऑफ कोटेशन. अगर चेक करना है आपको तो V8-22 से डिस्प्ले कर सकते हो, सॉरी 22 से चेंज कर सकते हो, 23 से डिस्प्ले कर सकते हो. 23 से डिस्प्ले करना है, यहाँ पर आइटम कैटेगरी चेक करना है. एंटर. यहाँ पर आइटम कैटेगरी दिखेगा AGN. नाउ मुझे क्रिएट करना है स्टैंडर्ड ऑर्डर. ये सबसे इंपॉर्टेंट है बिकॉज आपके सेल्स ऑर्डर्स के रेफरेंस से आपका डिलीवरी बनता है, बिलिंग बनता है. तो इंक्वायरी एंड कोटेशन ये दोनों के रेफरेंस से आपका सेल्स ऑर्डर बनेगा. इंक्वायरी के रेफरेंस से कोटेशन, कोटेशन के रेफरेंस से सेल्स ऑर्डर. बट सेल्स ऑर्डर विद रेफरेंस, विदाउट रेफरेंस दोनों भी बना सकते हो. एंड दैट इज द मैंडेटरी डॉक्यूमेंट इन SAP SD. ये अगर नहीं बनेगा तो आपका SD का साइकिल ही कंप्लीट नहीं होगा. तो SD का साइकिल स्टार्ट होता है आपका सेल्स ऑर्डर से. तो ऑर्डर टाइप इज OR /n PO8 कोड से आपको जाना है. ऑर्डर टाइप OR. पार्ट हमने देखा है जैसे SD डॉक्यूमेंट कैटेगरी C होगा. तो एक काम यहाँ पर हम डॉक्यूमेंट टाइप लिखना है, इसमें ऑप्शन यहाँ ऐड कर देते हैं. यहाँ पर डॉक्यूमेंट कैटेगरी. आपको अगर याद रखना है चीजें यानी इंटरव्यू पर्सपेक्टिव तो ऐसे टेबल्स वगैरह बनाने पड़ेंगे. बिकॉज ऐसे ही अगर बनाओगे, क्योंकि इंटरव्यू में यही पूछते कि आपका सेल्स ऑर्डर का डॉक्यूमेंट टाइप क्या होता है, स्टैंडर्ड डॉक्यूमेंट OR. SL का क्या होता है, रश ऑर्डर का क्या होगा, रिटर्न ऑर्डर क्या होगा, उसका आइटम कैटेगरी क्या होगा. SD डॉक्यूमेंट कैटेगरी भी पूछ सकते. तो इंक्वायरी का आपका होगा A, कोटेशन का B, स्टैंडर्ड ऑर्डर का C, सेल रश ऑर्डर भी शायद C ही होता है. इन दोनों का भी C होगा. रिटर्न का H होता है. क्रेडिट मेमो का L एंड G होगा. तो देखना पड़ेगा. क्रेडिट मेमो का है, रिटर्न का H है. क्रेडिट का K एंड डेबिट का L है. D कॉन्ट्रैक्ट है. क्रेडिट का K. ये सभी देखने वाले हम, कॉन्ट्रैक्ट भी देखने वाले हैं, शेड्यूलिंग एग्रीमेंट भी देखने वाले हैं. बट ये यहाँ पे मैं ऐड नहीं करता हूँ. ये लास्ट में हमारा सेपरेट चैप्टर होने वाले हैं इसके ऊपर. ये भी 3 में रेड कर दिए क्योंकि इसके भी अलग से चैप्टर होने वाले हैं. अगर आपको लगता है कि वो भी ऐड कर देंगे तो यहाँ पे आप ऐड कर सकते हैं. तो ही देते हैं. इसमें आएगा आपका कॉन्ट्रैक्ट, शेड्यूलिंग एग्रीमेंट, उसका ऑर्डर टाइप. वो ऑर्डर टाइप वगैरह हमें पता करना पड़ेगा क्या है. ये कॉन्ट्रैक्ट में मल्टीपल कॉन्ट्रैक्ट होता है जैसे QC क्वालिटी कॉन्ट्रैक्ट, क्वांटिटी कॉन्ट्रैक्ट, वैल्यू कॉन्ट्रैक्ट. तो WK1 होता है मास्टर कॉन्ट्रैक्ट. ये अलग अलग कॉन्ट्रैक्ट के टाइप है. उसका कैटेगरी होगा G.
शेड्यूलिंग एग्रीमेंट क्या है, ई है। तो अभी हम सेल्स ऑर्डर का देख रहे हैं, तो सेल्स ऑर्डर में होगा सी। ये बाकी की चीजें हमने ऑलरेडी एक्सप्लेन की हैं। मटेरियल एंट्री टाइप, तो हम जो भी मटेरियल एंटर कर रहे हैं डॉक्यूमेंट में, जैसे सेशन ये 01, तो यहाँ पर ऑर्डर हुआ। यहाँ पर जो मटेरियल एंट्री की टाइप है तो हम कैसे करेंगे, तो यहाँ पर ब्लैंक है यानी मटेरियल नंबर यहाँ पे एंटर करना है आपको। अगर ए किया है तो मटेरियल नंबर एंड प्रोडक्ट कैटेलॉग डिटर्मिनेशन, तो प्रोडक्ट का डिटेल भी आप डाल सकते हो। और बी अगर है तो एंटर मटेरियल नंबर एंड प्रोडक्ट कैटेलॉग डिटर्मिनेशन। मटेरियल ऑर्डर नंबर यानी आपका कस्टमर का जो भी ऑर्डर नंबर होगा तो उसके हिसाब से आप कैटेलॉग बना सकते हो और वो कैटेलॉग के हिसाब से आप एंट्री कर सकते हो। तो स्टैंडर्ड होता है एसएपी का ब्लैंक ही रहेगा हमेशा। तो ब्लैंक यानी आप जो भी मटेरियल का नंबर है वो आपको एंटर करना है। चेक डिवीजन, तो आपका हेडर लेवल का डिवीजन चेक करेगा। और आइटम डिवीजन ठीक है तो आपका आइटम लेवल का अगर ब्लैंक है मतलब यहाँ पे टिक नहीं है तो वो क्या करेगा, आपके अगर मल्टीपल मटेरियल्स है एक ही ऑर्डर में तो हर एक मटेरियल का डिवीजन वो चेक नहीं करेगा, जिसका जो भी मटेरियल है वो ले लेगा। अगर यहाँ पर ठीक है तो वह या ये केस में क्या करेगा, अगर कोई भी एक मटेरियल का डिवीजन डिफरेंट होता है, आपको आवाज आ रही है ना मेरी? हाँ येते आवाज येतो, काय हरकत नाही. आ रही है? हाँ अरे लिस्टिंग. ओके ओके ओके, आपने नहीं यहाँ पे व्हाट्सएप पे भेजा, अभी देखा मैंने कनेक्शन इशू। ठीक है ओके। तो आइटम डिवीजन यानी आपका मटेरियल का अगर डिवीजन अलग है तो वो केस में आपको यहाँ पर एरर मैसेज देगा सिस्टम। अगर हर एक फील्ड का आपको डिटेल में जानना है, जैसे मैं तो बता ही रहा हूँ आपको, बट अगर आपको ऑन द स्पॉट अगर आप ये पूरा डिटेल कोई भी डॉक्यूमेंट बना रहे हो या फिर कुछ भी कॉन्फ़िग कर रहे हो, उसका अगर डिटेल में जानना है तो उसके ऊपर आपको क्या करना है, कर्सर लेके जाना है वो चीज के ऊपर। जैसे यहाँ पर मैं कर्सर लेके जाता हूँ और F1 प्रेस करता हूँ, तो जैसे F1 प्रेस करूंगा तो यहाँ रेसिपी का एक डॉक्यूमेंटेशन होता है, परफॉर्मेंस असिस्टेंट। तो यहाँ पर मुझे डिटेल में जानकारी मिलेगी। तो डिवीजन इन सेल्स ऑर्डर आइटम कम्स फ्रॉम मटेरियल, तो यहाँ पे जो मटेरियल मास्टर में मेरा जो डिवीजन मैंने मेंटेन किया है वो डिवीजन आता है। इट इंडिकेट्स वेदर द डिवीजन एट द आइटम लेवल प्रपोज फ्रॉम मटेरियल मास्टर रिकॉर्ड of the item or where division is entered from sales document header also count for all item। तो अगर blank है तो वो क्या होगा कि वो हेडर लेवल का डिवीजन कॉपी कर लेगा। और यहाँ पर ठीक है तो इसका मतलब आइटम का हर एक आइटम का अलग अलग डिवीजन आपका वो उठा लाएगा। तो ये केस में अगर अलग अलग डिवीजन है और यहाँ पर चेक डिवीजन ब्लैंक है तो आपका कोई डायलॉग नहीं आएगा। और अगर यहाँ पर डायलॉग है तो आपको वार्निंग मैसेज आएगा, और अगर एरर है तो एरर मैसेज आएगा आपको। देन प्रोबेबिलिटी 100%। क्रेडिट लिमिट वाला पार्ट वी विल सी लेटर। तो यहाँ पर कुछ नहीं, क्रेडिट लिमिट का चेक लगाना है या नहीं लगाना है, तो नहीं लगाना है तो ब्लैंक रहेगा। और इसमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप के क्रेडिट के चेक्स होते हैं, जैसे सिंपल क्रेडिट चेक विथ वार्निंग, ये विथ एरर है, बी अगर होगा तो, सी अगर होगा तो डिलीवरी ब्लॉक, और डी अगर है तो क्रेडिट मैनेजमेंट विथ ऑटोमेटिक क्रेडिट कंट्रोल। तो अब ये हमारा विथ एरर मैसेज है। क्रेडिट ग्रुप हम ऐड कर सकते हैं। देन आउटपुट एप्लीकेशन, तो आउटपुट एप्लीकेशन होता है प्रिंटिंग के लिए। तो इसमें प्रिंटिंग के लिए डिफरेंट डिफरेंट डॉक्यूमेंट वाइज होते हैं। तो एसडी में हमारे 3 यूज होंगे, V1, V2 एंड V3। तो यहाँ पर सेल्स के लिए V1 होगा, शिपिंग यानी डिलीवरी, डिलीवरी के केस में V2 यूज होगा, एंड बिलिंग के केस में V3 यूज होगा। एंटर पीओ नंबर, तो यहाँ पर अगर ठीक है तो यहाँ पर आपको सेल्स ऑर्डर जब आप क्रिएट करोगे, जैसे मैं यहाँ सोल्ड टू पार्टी मटेरियल क्वांटिटी,
कंटिन्यू। तो ये पीओ नंबर एंटर करने के लिए मुझे सिस्टम वार्निंग देगी, तो अभी यहाँ पर नहीं है। यूज डॉक्यूमेंट नंबर टू एक्सटर्नल पीओ दिस एक्टिव, तो ये आपका जो पीओ नंबर है वो फील्ड के लिए यूज होगा। इंटर पीओ नंबर सेव। देन कमिटमेंट डेट, अगर कोई कमिटमेंट, हाँ, और यहाँ पर चेक पीओ नंबर अगर है, तो अगर चेक पीओ नंबर इसलिए है कि डुप्लीकेट अगर पीओ नंबर आप डाल रहे हो तो सिस्टम आपको यहाँ पर एरर मैसेज, वार्निंग मैसेज देगा कि ये जो पीओ नंबर आपने ऐड किया है तो वो पीओ नंबर आप फिर से ऐड नहीं कर सकते, तो ऐसा एक आपको वार्निंग मैसेज आएगा। द पीओ नंबर इज ऑलरेडी यूज, तो ये भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। तो मेरा सजेशन रहेगा कि आपको जितना लगता है कि जो जो भी टिक आपको एक्टिवेट करना है, क्योंकि एसएपी ने स्टैंडर्ड जो दिया है दैट यू कैन यूज, अगर आपको इसके अलावा कुछ इंडिकेटर्स यूज करने हैं जैसे पीओ नंबर एक्टिवेट करना है, so you can use this and you can try, आपको अगर करना है तो। देन यहाँ पर इसमें कुछ आपको चेंज करने की जरूरत नहीं है बिकॉज दिस इज अ ट्रांजेक्शन फ्लो, ये इसको चेंज मत कीजिए। बिकॉज अगर आप ये स्क्रीन ग्रुप ये अगर चेंज कर दोगे, जैसे कोटेशन का अगर स्क्रीन ग्रुप है इंक्वायरी और कोटेशन का, तो उसका स्क्रीन अलग होता है, सेल्स ऑर्डर का स्क्रीन आपको अलग दिखेगा, तो स्क्रीन के ऊपर ही आपको पता चलेगा ये जो डेटा आता है ये पूरा डिफरेंट होता है। जैसे VA11 का अगर मैं ओपन करता हूँ, यहाँ पर इंक्वायरी टाइप IN आएगा, ये स्क्रीन और ये स्क्रीन में आपको पता चलेगा कि इसमें डेटा अलग है, इसमें डेटा अलग है। ये स्क्रीन ग्रुप होता है डिपेंडेंट, और ये डिस्प्ले रेंज होता है, तो डिस्प्ले यानी कौन सी स्क्रीन आपको पहले दिखनी है, जैसे ये स्क्रीन दिखनी है, आइटम ओवरव्यू की दिखनी है, डिटेल्स की दिखनी है, कोड ओवर स्क्रीन, तो ये पूरा स्क्रीन रिलेटेड कॉन्फ़िग है। तो ये 1 2 3 इसको मतलब आपको चेंज नहीं करना है, चेंज करके ट्राई कर सकते हो बट इसको OR को मत कीजिए, OR को कॉपी करके आपका खुद का बनाइए और आप चेक कीजिए। देन इनकम्प्लीशन प्रोसीजर, इनकम्प्लीशन प्रोसीजर यानी अगर मैंने ये पूरा डिटेल डाल दिया, जैसे यहाँ पे मैंने क्वांटिटी पे डाला नहीं है, तो सिस्टम मुझे ये मैसेज देता है। ये क्यों देता है, मैंने इनकम्प्लीशन प्रोसीजर असाइन किया है। यहाँ पर इनकम्प्लीशन लॉग में मैं देखता हूँ तो यहाँ पर मुझे मैसेज भी आता है कि ये आपने डिटेल डाला नहीं है, तो इसके लिए मेरा इनकम्प्लीशन प्रोसीजर काम करता है। तो यहाँ पर स्टैंडर्ड SAP 11 है सेल्स ऑर्डर के लिए, कोटेशन और इंक्वायरी के लिए अलग है, हर एक डॉक्यूमेंट के लिए अलग अलग होता है, कस्टमर के लिए अलग होगा, आउटलाइन एग्रीमेंट के लिए अलग होगा, डिलीवरी का अलग होगा। देन ट्रांजैक्शन ग्रुप 0 इज फॉर सेल्स ऑर्डर, बाकी अगर डॉक्यूमेंट है तो उनके लिए भी अलग अलग, इंक्वायरी के लिए 1, कोटेशन के लिए 2 है। देन बाकी का पार्ट, तो इसमें इंपॉर्टेंट अभी डिलीवरी टाइप, जैसे कोटेशन और इंक्वायरी में होता नहीं है, यहाँ पर आएगा आपका डिलीवरी टाइप LF इज स्टैंडर्ड और डिलीवरी टाइप, इसके रेफरेंस से आपका डिलीवरी बनेगा। शिपिंग कंडीशन यहाँ पे 0 2 है स्टैंडर्ड, एंड शिपिंग कॉस्ट प्रोफाइल, तो ये आपका स्टैंडर्ड। देन बिलिंग, बिलिंग में डिलीवरी रिलेटेड बिलिंग, ऑर्डर रिलेटेड बिलिंग, इंटर कंपनी बिलिंग। तो अगर इंटर कंपनी का सिनेरियो है तो ही ये यूज होगा, अदरवाइज ये आपका होगा या नहीं होगा तो इससे कोई मतलब नहीं है, ये ब्लैंक भी हो सकता है। तो अभी ये OR है, तो OR दूसरा कोई मतलब बैच है उसमें ये चल रहा है, तो इसीलिए यहाँ पर असाइंड है। ऑर्डर रिलेटेड बिलिंग एंड डिलीवरी रिलेटेड बिलिंग में डिफरेंस ये होता है, यहाँ पर जैसे मैंने आपको एक्सेल में दिखाया है, सेल्स ऑर्डर क्रिएट होने के बाद आप डिलीवरी बनता है और बिलिंग बनता है। तो सेल्स ऑर्डर के बाद आप डिलीवरी बनेगा और डिलीवरी के रेफरेंस से बिलिंग बनेगा। आपका बिलिंग बनेगा डिलीवरी के रेफरेंस से बनता है तो यहाँ पर मेंटेन होगा, और सेल्स ऑर्डर के रेफरेंस से बनता है तो यहाँ पर होगा डिलीवरी टाइम। तो दैट इज द डिफरेंस।
देन कंडीशन ये होता है कॉस्टिंग पर्पस यूज होता है, ये हम ब्लैंक भी रख सकते हैं, दिस इज ओनली यूज फॉर कॉस्टिंग पर्पस। और ये होता है पेमेंट गारंटी कार्ड, पेमेंट कार्ड प्लान टाइप एंड चेकिंग ग्रुप। ये क्रिएट करता है एफआई टीम, यहाँ पे सिर्फ हमें असाइन करना है अगर आपको पेमेंट गारंटी प्रोसीजर असाइन करना है तो। देन लीड टाइम यानी कितने दिन में आपका अवेलेबिलिटी होगा, तो यहाँ पर 7 डाला है, इसको आप कम ज्यादा भी कर सकते हो, जैसे 1 भी डाल सकते हो, 3 भी डाल सकते हो, जो भी आप एक्चुअल डिलीवरी के लिए कितना टाइम लगेगा, कितना लीड का टाइम हो रहेगा वो आप डाल सकते हो, अलग अलग डेट्स। देन प्रपोज डिलीवरी डेट एंड प्रपोज पीओ डेट। तो यहाँ पीओ डेट आपको यहाँ पर ठीक है, इसकी वजह से आपको ये पीओ डेट पोज कर रहा है, मतलब प्लेस डेट, आज की डेट जो आप बना रहे हो ये डेट से आपका सेल्स ऑर्डर बनेगा। दैट इज फॉर पीओ डेट एंड डिलीवरी डेट यहाँ पर होता है, ये डिलीवरी डेट पोस्ट है। तो ये दोनों अगर हटा दोगे तो ये डेट आप ब्लैंक हो जाएगा, ये दोनों भी डेट। इसको एडिट इनकम्प्लीट है डेटा तो वो देखना है, ओके क्वांटिटी डालना पड़ेगा, सेव। सेल्स ऑर्डर ठीक है। तो नेक्स्ट